पहले के ज़माने में ना, मतलब ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 3 to 4 ईयर्स बैक CPT, IPCC और फाइनल ऐसा होता था CA में। ठीक है, तो जो CPT के स्टूडेंट्स होते थे उनका पेपर थोड़ा सा इजीली क्लियर हो जाता था, कई बार तुक्के उक्के भी लग जाते थे। तो जो CA स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब IPCC और फाइनल कर रहे हैं, वो फाउंडेशन वाले बच्चों को कहते थे बेटा अंदर तो आ गए हो, बाहर कैसे जाओगे, क्योंकि पहले एंट्री तो बहुत ईजी थी, एग्जिट मुश्किल था। लेकिन अब एंट्री भी मुश्किल कर दिया और एग्जिट भी मुश्किल कर दिया, और अब जो एंट्री का एग्जाम है उसका नाम हो चुका है CA फाउंडेशन एग्जाम। एक ऐसा एग्जाम, CA ना इंडिया में एक धर्म है, राइट? मतलब एक इससे ऐसा रिलेट करते हैं ना, एक ऐसा कनेक्शन है CA के साथ कि अगर कोई CA मिल गया ना, मन करता है बस उससे इतना प्यार करो कि उसके प्यार में बह जाओ। CA एक इंडिया में धर्म की तरह माना जाता है, इंजीनियरिंग धर्म की तरह माना जाता है, डॉक्टर धर्म की तरह माना जाता है। तो इस धर्म को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे इसके बारे में अपडेशंस है। ये है हमारी सीरीज कॉमर्स के अनमोल रतन, 17th वीडियो। मेरे साथ बोलेंगे कितनी? 17th वीडियो इस सीरीज की है। 18 वीडियोस में हमने 18 एंट्रेंस एग्जाम्स का डिस्कशन किया है। 90% कॉमर्स स्टूडेंट्स इन 18 एंट्रेंस एग्जाम्स में ही अपीयर होते हैं। बाकी जो 10% है वो या तो स्टेट में जाएंगे या फिर होते ही नहीं है, राइट? तो आपको अगर इन सब की क्लैरिटी है तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो विच वन इज बेस्ट फॉर यू। ICAI एग्जाम क्या है बोले तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन को रन करता है। ठीक है, अगर आपने CA कर लिया है उसके बाद आप डायरेक्ट PhD कर सकते हो। भैया ताकत ही नहीं होती है, CA के बाद तो बस ये होता है कि बस फटाफट से जॉब करें या बिजनेस करें। PhD की तो एनर्जी नहीं है। ऑप्शन है आपके पास। कैसे? CA जो क्वालिफिकेशन है ना, इसको इक्विवेलेंट कर दिया गया है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री का मतलब अंडर ग्रेजुएट डिग्री क्या होती है? आपका BBA, आपका BCom, मतलब सबका BCom, BSc, राइट? और फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होती है आपका MBA, MCom और MSc, राइट? तो ये सारी जो डिग्रीज हैं आपको करने की जरूरत नहीं है अगर आपने CA कर लिया है। अगर CA कर लिया है तो ओके जी। एग्जाम कंडक्ट होता है 3 डिफरेंट लेवल्स पर, CA फाउंडेशन, CA इंटरमीडिएट और CA फाइनल। फाउंडेशन में 4 पेपर्स, इंटरमीडिएट में 8 पेपर्स, फाइनल में 8 पेपर्स। भैया ये क्या लिखा हुआ है, न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस? 3 to 4 ईयर्स बैक ना CA का सिलेबस चेंज हुआ था, तो ओल्ड सिलेबस में भी 8 पेपर्स थे, न्यू सिलेबस में भी 8 थे, IPCC में भी, इंटरमीडिएट में भी, फाइनल में भी। और स्टूडेंट्स को ना अटेम्प्ट दिए गए। मेरे साथ बोलेंगे, थोड़ा सा हिस्ट्री पता होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, 30 सेकेंड्स लगेंगे, कि भाई आपको 3 ईयर्स हम दे रहे हैं। 3 ईयर्स मतलब साल में 2 बार पेपर होता है, 6 अटेम्प्ट्स, कि अगर आपने 6 अटेम्प्ट में अपना ओल्ड सिलेबस के पेपर को क्लियर कर लिया तो ठीक है, नहीं तो आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी। भैया इतने अटेम्प्ट लग जाते हैं पढ़ने में? हाँ, अटेम्प्ट की बात सुनो। एक बार एयर होस्टेस ने, ऐसे एक CA स्टूडेंट बिल्कुल इमरजेंसी गेट पर बैठा हुआ था, उसने कहा कि सर आपको यहाँ से हटना पड़ेगा। जैसा आपके माइंड में क्वेश्चन आया वैसे मेरे माइंड में भी आया, इस बच्चे के माइंड में भी आया। क्यों? तो एयर होस्टेस ने कहा सर वो ना गेट ना फर्स्ट अटेम्प्ट में ओपन करना पड़ता है। तो आपके अटेम्प्ट की कहानी तो अलग ही है। मतलब CA जब आप बन जाओगे ना तो उसके बाद जो थोड़ा सा टेक्निकल फील्ड है, जिसको पता है CA के बारे में, वो ये पूछेगा कितना टाइम लगा, कितना टाइम, कैसे, राइट? तो अटेम्प्ट आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेंगे। सब्जेक्ट डिटेल देख लेते हैं। फाउंडेशन कोर्स का जो बेसिक एंट्रेंस एग्जाम है, पेपर 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, 100 मार्क्स का। भैया कैसे होगा? भाई साहब रिटन फॉर्मेट में है, बाबूज एंड बेबीज रिटन फॉर्मेट में। एक 3 घंटे का प्रॉपर जैसा बोर्ड एग्जाम होता है ना, उससे भी डिफिकल्ट एग्जाम होगा। पेपर 2 बिजनेस लॉज, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, 60 मार्क्स का लॉ है और कॉरेस्पॉन्डेंस 40 मार्क्स का है। अगेन रिटन फॉर्मेट में होगा, प्रॉपर आपको पेपर लिखना पड़ेगा जैसे बोर्ड एग्जाम में लिखते हो। ठीक है, ये बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग 60 मार्क्स 40 मार्क्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज 60 मार्क्स 40 मार्क्स। ये हो गए दोनों MCQ। लास्ट में क्या आया? ये जो 200 मार्क्स हैं ये हो गए हमारा रिटन फॉर्मेट, और ये जो है ये हो गए हमारा MCQ फॉर्मेट। रिटन में अगर आपने थोड़ा सा आंसर ठीक किया है तो आपको थोड़े से ही मार्क्स मिलेंगे। जैसे मान लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने स्टेप बाय स्टेप मार्किंग के अकॉर्डिंग आपको 3.5 मिल गया। ठीक है, MCQ में नेगेटिव मार्किंग चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप तो पॉसिबल है ही नहीं, तो यहाँ पर -0.25 मार्क्स हो जाएंगे अगर आपने कोई भी रॉन्ग आंसर दिया है तो, राइट? अब अच्छा मुझे एक बात बताओ जल्दी से, यहाँ पर अगर आपके 72.5 टोटल आ रहा है हाइपोथेटिकली, और यहाँ पर भी 72.5 टोटल आ रहा है,
तो इसको राउंड ऑफ करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ, इसका राउंड ऑफ बन जाएगा कितना? 73, और इसका राउंड ऑफ बन जाएगा 73। एक सिचुएशन और देखते हैं, अगर यहां पर आपके 72.2 आए हैं और यहां पर भी, मतलब फर्स्ट 2 पेपर्स में, और यहां पर भी 72.2 आए हैं, यहां पर तो कर दिया जाएगा 73, लेकिन यहाँ पर ये रह जाएगा 72। जैसे बोर्ड एग्जाम में होता था ना, हाफ या फिर हाफ से ज़्यादा मार्क है तो राउंड ऑफ किया जाएगा, और एमसीक्यू में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, वहाँ तो अगर थोड़ा सा भी पॉइंट में आ गया तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, राइट। पासिंग रिक्वायरमेंट 40 मार्क्स हर पेपर में चाहिए, मिनिमम 50%। भैया उसका मीनिंग क्या है? देखो, आपने क्या किया, आप हो होशियार, 400 मार्क्स के पेपर है, आपको 200 लाना है, 50%। आपने कहा भाई मैं अकाउंट्स में 100 ले आऊँगा और ये सेकंड पेपर में 100 ले आऊँगा, बाकी में तो अपीयर होने की ज़रूरत ही नहीं है। अरे ना मुन्ना ना, इंस्टीट्यूट है, सब जानता है। यहाँ 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 इन सब में 40% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे हर पेपर में। 160 तो ऐसे आपका टोटल आना चाहिए, ठीक है। इसमें भी 40, इसमें भी 40, इसमें भी 40, इसमें भी 40। अब ऊपर जितने भी नंबर है वो आप किसी भी पेपर में कम ज़्यादा ले आओ, कोई इशू नहीं है। किसी में 70 ले आओ, किसी में 60 ले आओ, लेकिन हर पेपर में 40 तो चाहिए। भाई ये तो सुना सुना सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। अरे 12th बोर्ड में भी तो यही होता है, अकाउंट्स में 100 लिया, इकोनॉमिक्स में 100, बिजनेस स्टडीज में 100, इंग्लिश में फेल, मैथ्स में फेल या एंटरप्रेन्योरशिप में फेल। आप फेल माने जाओगे, भले ही 3 सब्जेक्ट में 100 है। सेम केस बस यहाँ पे चलता है, टेंशन किस बात की है, राइट। पेपर 3 और 4 में नेगेटिव मार्किंग है, मैंने आपको बता दिया था। 0.25 किया, ये भी बता दिया था। हाफ मार्क को हम राउंड ऑफ कर देंगे 1 और 2 में, ये भी बता दिया था। और अगर कोई भी फ्रैक्शन ऑफ मार्क है, कुछ भी है एमसीक्यू में, वो ही राउंड ऑफ हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ गया। बहुत 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 कम एंट्रेंस एग्जाम है पूरे वर्ल्ड में जो इस टाइप से आपको बता देते हैं कि पेपर का इंक्लाइनेशन कैसे होगा। मेरे साथ बोलेंगे इंक्लाइनेशन कैसे होगा। उन्होंने कहा कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं, यहाँ पर 2 सब्जेक्ट्स है ना, इसमें कॉम्प्रीहेंशन और नॉलेज फॉर्मेट कितना रहेगा और एप्लीकेशन कितना रहेगा। आप अगर अकाउंट्स को देखोगे तो ऑलमोस्ट 100% ही मान लो एप्लीकेशन है, राइट। मैंने 11th में 12th में बीकॉम में अकाउंट्स पढ़ा है और मैंने ये पेपर देखा है। अच्छा लेवल है पेपर का, मतलब ऐसा नहीं आपने 12th में अगर अच्छे से पढ़ा है तो आप आराम से इसको क्लियर कर दोगे। मेहनत करनी पड़ेगी। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे खासे हैं। बिजनेस लॉ 50-50, नॉलेज भी एप्लीकेशन भी। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट 100% नॉलेज, कॉमर्शियल नॉलेज 100% नॉलेज, इकोनॉमिक्स 50-50। तो अब आपको ये पता चल गया कि एप्लीकेशन किस में ज़्यादा है, एक तो अकाउंट्स में, एक इकोनॉमिक्स में, बिजनेस लॉ में थोड़ा सा, बाकी प्योर एंड प्योर थियोरेटिकल फॉर्मेट होगा। तो इस हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान आउट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन, फाउंडेशन का जो प्रोस्पेक्टस है वो है 200 रुपये का। फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन फीस है 9,000 रुपये और सब्सक्रिप्शन है मेंबर्स जनरल का। ये ऑप्शनल होता है। आपके घर पे एक छोटी सी बुकलेट आएगी, उसमें सीए फ्रेटर्निटी से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं आपको मिल जाया करेंगे। अगर आप चाहो तो इसकी फीस पे कर सकते हो। हर महीने आपके पास सब्सक्रिप्शन के थ्रू जनरल आ जाएगा। ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कराया, आपके पास बुक्स आ जाएंगी। बुक्स से आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, फिर एग्जाम में भी तो जाओगे। एग्जाम के लिए आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना पड़ेगा। 1500 रुपीज़ एग्जाम फॉर्म फीस है। लेट अगर करते हो तो 600 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ये बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अब भाई ये एक आ गई प्रॉब्लम। क्या है जी प्रॉब्लम? ये है हमारे बोर्ड एग्जाम ना एंड हो रहा है मार्च 2023 में, ठीक है। सीए फाउंडेशन होता है मई और नवंबर में, इन द मंथ ऑफ मे एंड नवंबर, ठीक है। भैया मेरी तो एलिजिबिलिटी नवंबर आ रही है। क्यों? क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट ने कहा है कि भाई 4 मंथ्स का गैप होना चाहिए रजिस्ट्रेशन और एग्जाम में। जैसे आपके 31 मार्च को एग्जाम फिनिश हो गए, आपने सोचा 1 अप्रैल को अब रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ, तो 1 अप्रैल से उन्होंने कहा कि भाई 4 मंथ्स का गैप तो चाहिए ही चाहिए, कि हमें लगना चाहिए कि भाई 4 महीने बच्चा पढ़ा है। तो 1 अप्रैल से 4 मंथ्स कैसे काउंट होंगे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 31 जुलाई आ गया। यहाँ तक आप तो एलिजिबल हुए हो पेपर देने के लिए। 31 जुलाई के बाद क्या अटेम्प्ट पड़ेगा? नवंबर। तो भैया मेरे तो 6 मंथ्स वेस्ट हो गए। नवंबर में एग्जाम होगा, जनवरी तक रिजल्ट आएगा, प्रॉपर प्रिपरेशन स्टार्ट होगी, मेरा तो पूरा साल एक तरीके से निकल गया। क्या तरीका है कि मैं ये अपना टाइम बचा लूँ? हाँ है ना। आप सीए फाउंडेशन जो एग्जाम है ना, उसके लिए 31 दिसंबर 2022 तक रजिस्ट्रेशन कर लो, और उसको प्यार से कहते हैं प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। मतलब आपके जिस ईयर में बोर्ड एग्जाम है उस ईयर से पहले जो लास्ट दिसंबर आएगा
उस तक आप रजिस्ट्रेशन कर लो। 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन कर लिया, 4 मंथ्स बताओ कब होंगे, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। 30 अप्रैल को आपके 4 मंथ्स कंप्लीट हो गए। मई में आपका एग्जाम होता है, आप उसमें सिट कर सकते हो। मेरे साथ बोलेंगे हाँ या ना, क्लैरिटी हुई भैया। अच्छा 31 दिसंबर तो डेडलाइन है, स्टार्ट कब से कर सकते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन करा कब सकते हैं, मुझे ये एंड तक नहीं रुकना। अरे 10th पास होने के बाद कभी भी करा लेना। 10th पास होने के बाद स्टडी पीरियड तो कैसे भी खत्म हो जाएगा, पूरी क्लास 11th है, 12th का 31 दिसंबर तक है। 10th के बाद आपको लगता है कि भाई मेरे लिए तो सीए ही है, मतलब सीए देख के फीलिंग आती है तुझ में रब दिखता है, ऐसी वाली फीलिंग आती है। 10th के बाद तुरंत रजिस्ट्रेशन करा लेना, 4 मंथ्स का गैप आराम से फिनिश हो जाएगा, कोचिंग वोचिंग भी कर सकते हो, और उसके बाद आप मई अटेम्प्ट में जा सकते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। समझ आ गई बात। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द मई अटेम्प्ट यू नीड टू रजिस्टर बिफोर 1 जनवरी, और नवंबर अटेम्प्ट के लिए आपको जुलाई से पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा 12th पास भी होना जरूरी है, ऐसा नहीं आपने सीए फाउंडेशन में ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आ गए और 12th में पास नहीं हो पाए, आप सीए नहीं कर सकते। 12th पास होना कंपलसरी है, वो तो करनी ही करनी है। ओके, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देख लेते हैं भाई। पहले आप लॉगिन और रजिस्टर पर क्लिक करोगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आप अपना ये सारा डिटेल्स वगैरह फिल आउट करोगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह। ठीक है, आपका प्रोविजनल कैंडिडेट अगर हो, आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है 10th में, तो ऑटोमेटिकली आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। नहीं किया है तो आपके पास ब्लैंक फॉर्म आएगा, वापस उसको फिल करना। ऑलराइट, स्टेप 1 कंप्लीट होने के बाद सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपनी फिल करना, कंप्लीट योर प्रोफाइल पर क्लिक करना, सेव डिटेल्स पर क्लिक करना। प्रोफाइल कंप्लीशन के बाद आपको अपने डैशबोर्ड पर जाकर प्रोसीड करना है, मतलब केक वॉक प्रोसेस है, सबसे इजी फॉर्म होता है सीए का। बाकी सारे में तो आपको डिटेल्स फिल करनी पड़ती हैं, कोर्सेज सिलेक्शन करना पड़ता है, यहाँ तो एक ही कोर्स है तो इसलिए टेंशन नहीं होती, बहुत ईजिली आप फॉर्म फिल आउट कर सकते हो। ठीक है जी। यूज ऑफ कैलकुलेटर, भाई बैटरी ऑपरेटेड पोर्टेबल कैलकुलेटर आपको अलाउड है। वो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट वाले जो कैलकुलेटर होता है ना, साइंटिफिक ना मुन्ना, वो नहीं है। नॉर्मल कैलकुलेटर आप पेपर में लेके जा सकते हो। अब भैया रिजल्ट्स देखते हैं। देखो जी, जून 11 में 46,000 स्टूडेंट्स पास हुए थे, अटेम्प्ट किया था 1,40,000 ने। अगर आप पासिंग स्टूडेंट्स देखोगे, ये ना बड़ी मुश्किल से चार्ट्स मिलते हैं, और आगे टेबल में मैं आपको दिखाता हूँ, आप ऑब्जर्व करना कुछ। ये देखो, ये पास्ड हैं, ये अपीयर्ड है, पासिंग परसेंटेज ये है। हर साल 40 to 50,000 स्टूडेंट्स पास होते हैं। इनमें से 40,000 में से पासिंग परसेंटेज फिर इंटरमीडिएट का आता है 10%, मैक्स मान लीजिए 20% मान लो, चलो खुश रहो। 50% का 20%, 50,000 का 10,000 फाइनल में गए, और यहाँ पे रिजल्ट आता है 5%। तो फिर देख लेना, राइट। तो मतलब 1 लाख बच्चे में से 500 ही सीए बनते हैं। भैया आप पर्सनली क्या सीए एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो? मैं कहूँगा नहीं। ये अपनी सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, जोश में होश खोने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में 300+ करियर ऑप्शन है, सीए, सीएस, सीएमए, आईएएस। ये ऐसे करियर्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा बच्चे ना इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसको अपने सिर पर ले लेते हैं कि सीए है तो हम हैं, आईएएस का करियर है तो हम हैं। नहीं, ये करियर हमारे लिए है, हम इनके लिए नहीं है। तो इन करियर्स की थोड़ी सी रिस्पेक्ट करना। अगर आपको लगता है रिस्पेक्टफुली कि मैं इस करियर में आगे ग्रो नहीं कर सकता, छोड़ दो। बहुत सारे लोगों का बचपन से टारगेट था स्पेस साइंटिस्ट बनना, लेकिन जब वो स्पेस साइंस पढ़ने गया तो उनको लगा भाई क्या है, ये नहीं हो सकता मेरे से। इंटरेस्ट अलग होता है, हमारी पर्सनैलिटी अलग होती है, और हमारा एप्टीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट होता है कई बार। तो इसलिए अपने होशो हवास में सोच समझ के डिसीजन लेना कि आपको सीए, सीएस, सीएमए, आईएएस या कोई भी ऐसे एक्सट्रीम करियर में जाना है या नहीं, राइट। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। आई होप थोड़ी सी क्लैरिटी हुई होगी सीए एग्जाम से रिलेटेड। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो कॉमर्स कम्युनिटी करियर से रिलेटेड इस चैनल पर हम सबसे बड़ी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब्जेक्ट जहां पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, लेकिन जैसे ही करियर, एंट्रेंस एग्जाम्स और कॉलेजेस की बात आएगी सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या करियर, क्या एंट्रेंस और क्या कॉलेज मेरे लिए बेस्ट है, तो प्लैनेट स्टडी आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन बनेगा। आपके 99.99999% डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि करियर काउंसलिंग मींस प्लैनेट स्टडी, और हमने तो कसम खाई है, करियर है बना के छोड़ेंगे। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।